नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देख रहे थे दृष्टि सामान्य ज्ञान से। यह बुक वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल सेवा के प्रारंभिक पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्ट काफ़ी व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, जिसको तैयार कर लेने के बाद आपका 90 से 95% जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं। चलिए, इसका एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। आज ये अंतिम पार्ट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए देख लेते हैं जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था। आज हम लोगों को वायदा बाजार देखना था। वस्तु वायदा बाजार यानी कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। शेयर बाजार की तरह वस्तुओं का बाजार, जहाँ शेयर की जगह वास्तविक भौतिक वस्तुओं यथा अनाज, सोना, चांदी, कच्चा तेल इत्यादि की खरीद बिक्री की जाती है, वस्तु बाजार कहलाता है। इस बाजार में वस्तु का विनिमय वस्तु वायदा बाजार अनुबंधन के तहत किया जाता है, जो भविष्य की तारीख में किसी विशिष्ट महीने के दौरान विशिष्ट मात्रा तथा गुणवत्ता की वस्तुओं को अनुबंधन के समय निर्धारित कीमत पर स्वीकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले वायदा कारोबार का विनिमय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा किया जाता था। 28 सितंबर 2015 को एफएमसी का विलय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी में कर दिया गया। वो प्रमुख वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई, नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद। स्पॉट एक्सचेंज तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां कृषिगत वस्तुओं, धातुओं और सोना चांदी सहित विशिष्ट उत्पादकों का क्रय और विक्रय तत्काल सुपुर्दगी संविदा के अंतर्गत किया जाता है। स्पॉट एक्सचेंज वस्तुओं के व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंज ढांचे में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, जहां वायदा बाजार अग्रवर्ती प्रसविदा पर आधारित है, वहीं स्पॉट एक्सचेंज तत्कालीन सुपुर्दगी प्रसविदा पर आधारित है। प्रमुख स्पॉट एक्सचेंज नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, दूसरा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। पूंजी बाजार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट चक्र प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय संबंधी व्यवहार के शुरू होने तथा अंतिम भुगतान के बीच लगने वाले समय को ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट चक्र कहते हैं। डीमैट खाता यह एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें प्रतिभूतियों अथवा बांड को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को डीमैट खाता खोलना अनिवार्य होता है। सभी डीमैट खाते का रखरखाव नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल द्वारा किया जाता है। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य तो यह एक निधि की परिसंपत्ति का वह मूल्य है जो उसके प्रति इकाई पर मौजूद दायित्वों को घटाने पर प्राप्त होता है। ब्रिज लोन किसी परियोजना में अस्थायी वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने तक अस्थायी एवं अल्पकालिक वित्तीय व्यवस्था को ब्रिज लोन कहते हैं। जंक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो एक या अधिक बॉन्ड रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड
बांड के नीचे ग्रेड किया जाता है। इन बांडों पर ऊंची प्रतिफल दर होने एवं उनकी परिपक्वता के बाद कंपनी द्वारा प्रतिफल देने में विफलता की अत्यधिक संभावना के कारण इन्हें गैर निवेश योग्य बांड की श्रेणी में रखा जाता है। कार्बन ट्रेडिंग। किसी शेयर बाजार के विनियमन के बाहर शेयरों के व्यापार को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। कर्ब ट्रेडिंग। किसी शेयर बाजार के विनियमन के बाहर शेयरों के व्यापार को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। यह सामान्यतः शेयर मार्केट के बंद होने के बाद ऑनलाइन या टेलीफोन द्वारा किया जाता है। दिवालिया। एक ऐसी स्थिति जब किसी फर्म की देनदारियां यानी दायित्व उसकी संपत्ति से इतनी अधिक हो जाए कि वह अपने दायित्वों को पूरा न कर पाए तो वह दिवालिया हो जाता है तथा उसे अपनी संपत्ति कोर्ट को सौंप देनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित उसके कर्मचारियों द्वारा जब इस स्थिति का लाभ उठाकर ट्रेडिंग की जाती है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो अवैध है। बुल तथा बियर। शेयर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोगों का समूह जो भविष्य में बाजार मूल्य के ऊपर उठने तथा पूंजी लाभ की उम्मीद करता है, बुल या तेजड़िया कहलाता है, तथा ऐसे लोगों का समूह जो बाजार के गिरने अथवा पूंजी की हानि की प्रतीक्षा करता है, बियर यानी मदड़िया कहलाता है। सर्किट ब्रेकर। सेबी द्वारा आदेशित स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था जो सेंसेक्स में होने वाले असामान्य उछाल या गिरावट तथा स्टॉक को नियंत्रित करती है। पोंजिंग स्कीम। निवेशकों को अल्प अवधि में उच्च प्रतिफल का प्रलोभन देकर उन्हें आकर्षित करने से संबंधित है। यह एक फ्रॉड स्कीम होती है। एंजल निवेश। ऐसे निवेश जो नव उद्यमियों को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस सहायता के बदले वह शेयर लेते हैं या इसे ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्ष 2003 में सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी के रूप में PFRDA की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य पेंशन फंड को स्थापित, विकसित तथा नियंत्रित कर वृद्धावस्था आय की सुरक्षा को प्रबंधित करना है। PFRDA एक्ट 2013 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीमा। ऐसे अनुबंध जिसके तहत एक कंपनी अथवा राज्य एक निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान के बदले निर्दिष्ट नुकसान, क्षति, बीमारी या मृत्यु पर मुआवजे की गारंटी प्रदान करता है, बीमा कहलाता है। चलिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को देख लेते हैं। वर्ष 1956 में करीब 245 देशी तथा विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर LIC का गठन किया गया। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, लोगों की बचत को राष्ट्रीय निर्माण में लगाना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। साधारण बीमा निगम GIC। वर्ष 1972 में सरकार ने 107 से ज़्यादा निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर GIC का गठन किया। यह 1 जनवरी 1973 से अपनी 4 धारक कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDAI बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में IRDAI का गठन किया गया। वह इसका निगमन एक सांविधिक निकाय के रूप में से वर्ष 2000 में किया गया।
चलिए फिर से देख लेते हैं। बीमा क्षेत्र के निगमन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में IRDAI का गठन किया गया व इसका निगमन एक सांविधिक निकाय के रूप से वर्ष 2000 में किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 5 पूर्णकालिक तथा 4 अल्पकालिक सदस्यों की व्यवस्था है, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए बजट एवं लोक वित्त देख लेते हैं। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, लोक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक समता आदि को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसे बजटीय नीति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बजट, संविधान का अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, जिसे बजट कहते हैं। बजट में आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण रहता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य सर जेम्स विल्सन ने प्रथम बजट प्रस्तुत किया, जिसे भारत में बजट का संस्थापक माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी द्वारा तथा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। तो JSM यानी सबसे पहले कौन थे वित्त मंत्री? तो जेम्स विल्सन, देन दूसरे पे थे RK षणमुखम शेट्टी तथा M में जॉन मथाई तीसरे पे थे। गणतंत्र भारत के संवैधानिक निधियाँ, संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड आगत कहाँ से होता है? संपूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल, अग्रिम अर्थों उपाय हेतु ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त मुद्राएं आदि इसमें आती हैं। व्यय इससे कहाँ होता है? संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, अन्य आवश्यक खर्च तथा ऋण खर्च आदि। संसदीय अनुमोदन, तो धन की निकासी के लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है इसमें से निकालने के लिए। संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। लोक लेखा या फिर सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट, तो लोक लेखा निधि इसमें ऐसी प्राप्तियां वास्तव में सरकार की नहीं होती। सरकार केवल बैंकर या कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। मांगे जाने पर सरकार इन्हें लौटा देती है, जैसे प्रोविडेंट फंड तथा अन्य खाते, राष्ट्रीय अल्प बचत योजना कोष, संचित कोष संचित कोष जमा तथा अग्रिम आदि। अनुमति आवश्यक नहीं है किसकी? तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता, इसमें अनुमति आवश्यक नहीं है लोक लेखा या फिर सार्वजनिक खाता वाले निधि में। इसका प्रावधान 266(2) में किया गया है। आकस्मिक निधि 500 करोड़ का स्थिर कोष, जिसका उपयोग केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसकी व्यवस्था की जाती है। व्यय के बाद अनुमोदन आवश्यक है, यानी संसद से या फिर राज्य विधानसभा से व्यय के बाद आवश्यक है अनुमोदन।
इसका प्रावधान 267 में किया गया है, अनुच्छेद 267 में। किसका? आकस्मिक निधि का। बजट के प्रकार। निष्पादित बजट, ऐसा बजट जिसका स्वरूप परिणामों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है निष्पादित बजट कहलाता है। जीरो बेस बजट, इसमें पूर्व में किए गए व्यय को ध्यान में न रखकर नए वर्ष के लिए कार्यक्रम की दक्षता तथा आवश्यकता के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। यह बजट जीरो आधार से शुरू होता है। जेंडर बजट, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है जिसका प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1984 में किया गया। इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। भारत में 2005-06 के बजट से जेंडर बजट का प्रारंभ हुआ। बजट तो एक होता है राजस्व बजट तथा दूसरा होता है पूंजी बजट। बजट में दो मदें होती हैं, एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजी बजट होता है। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय होता है। उसी तरह पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय होता है। तो राजस्व प्राप्तियों में जैसे कर राजस्व, गैर कर राजस्व जो हो गए, जबकि राजस्व व्यय में योजनागत जो व्यय किए जाते हैं तथा गैर योजनागत जो व्यय किए जाते हैं। उसी तरह पूंजीगत प्राप्तियों में देयता सृजन करने वाले प्राप्तियां, यानी ऐसा धन जिस पर हमें बाद में क्या देना पड़े, ब्याज देना पड़े, उस तरीके का। या फिर देयता न सृजित करने वाले संपत्ति में कमी लाने वाली प्राप्तियां, यानी कोई चीज़ मेरे पास संपत्ति है, मैं उसको बेच दिया तब मेरे पास पैसा है, यानी मेरी पूंजी तो चली गई, उस पर अब किसी को पैसा तो देना नहीं है, लेकिन मेरी वो जो एक तरीके से मेरा जो धन था वो तो चला गया। उससे जो प्राप्ति आती है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। पूंजीगत व्यय कौन कौन होते हैं? तो संपत्ति या पूंजी निर्माण पर व्यय, संपत्ति या फिर पूंजी निर्माण पर व्यय, जैसे हम लोगों ने कहीं खेत ले लिया या फिर कोई मशीन जो है कि डेवलप कर दिया, ऐसी व्यय। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हमने, ऐसा व्यय। दायित्वों में कमी लाने वाले व्यय, ऋण अदायगी, जैसे हम लोगों ने किसी से ऋण लिया है उसको ऋण दे दिया तो ये पूंजीगत व्यय होता है। प्रमुख प्राप्तियों तथा व्यय। राजस्व प्राप्तियाँ, इसमें केंद्र सरकार के करों तथा अन्य शुल्क, सरकारी निवेश पर ब्याज और लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस एवं अन्य प्राप्तियाँ शामिल की जाती हैं। ऐसी प्राप्तियों से सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती। राजस्व व्यय। आंतरिक व्यय, आंतरिक एवं बाह्य व्यय अदायगी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन, रक्षा व्यय, डाक व्यय, कानून एवं व्यवस्था पर व्यय, राज्य सरकारों तथा अन्य देशों को अनुदान, सामाजिक सेवा यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी आदि राजस्व व्यय में शामिल हैं। इस व्यय के परिणाम स्वरूप संपत्ति एवं पूंजी का सृजन नहीं होता। पूंजीगत प्राप्तियाँ। सरकार द्वारा जनता से लोन, आरबीआई, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लिया गया लोन, राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों से ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त पूंजी, छोटी बचत योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस जमा, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि से प्राप्त राशि इसमें शामिल हैं। यह ऐसी प्राप्तियाँ होती हैं जो या तो सरकार की देयता का सृजन करती हैं या फिर परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। पूंजीगत व्यय। इसमें सरकार द्वारा भूमि, भवन या फिर मशीनरी की खरीद, शेयर बाजार में निवेश, राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, विदेशी सरकारों को दिए गए लोन, कीमती सामानों का अधिग्रहण आदि तथा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है। ऐसा व्यय जो या तो परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं या फिर सरकार की देयता को कम करते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। राजस्व व्यय के दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में यह केंद्रीय योजनाओं को पूरा करने के लिए दी गई बजटरी
सहायता। इसमें राज्य तथा संघ क्षेत्रों को उनकी योजना पर दी जाने वाली सहायता भी शामिल होती है। गैर योजनागत व्यय योजनागत व्ययों के अतिरिक्त सभी व्यय जो सरकार के सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। गैर योजनागत व्यय में 3 प्रमुख व्यय होते हैं। कौन कौन? ब्याज अदायगी, रक्षा व्यय तथा सब्सिडी। बजट 2016-17 में वित्त वर्ष 2017-18 से योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। व्यय के इस विभाजन को समाप्त करने का पहला सुझाव रंगराजन समिति ने दिया था। सब्सिडी तथा अनुदान। जब सरकार किसी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत या फिर आर्थिक लागत से कम मूल्य पर निर्धारित व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है तो इस मूल्य अंतर को जो सरकार वहन करती है सब्सिडी कहते हैं। जब सरकार वस्तु या सेवा की पूर्ति न करके व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे गृह निर्माण, शौचालय निर्माण, सोलर पंप आदि के खर्च का कुछ भाग वहन करती है तो यह अनुदान कहलाता है। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो ऋण अदायगी, पूंजीगत व्यय तथा ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय होता है। इसी प्रकार ऋण की वसूली से प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति तथा उस पर ब्याज की प्राप्ति राजस्व प्राप्ति होती है। विभिन्न घाटों तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था। बजट घाटा। बजट घाटा इक्वल टू होता है कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय इक्वल टू कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अथवा बजट घाटा इक्वल टू कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल पूंजीगत व्यय इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा। बजट घाटा को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नकदी शेष की निकासी, ट्रेजरी बिल का निर्गमन या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है जिसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। 1997 से पूर्व भारत सरकार अपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी और इसके बदले में आरबीआई से अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त करती थी। 1997-98 के बजट से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था अपना ली गई। अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत सरकार अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से एक निर्धारित ब्याज दर पर ऋण लेती है जिसे वह अपनी प्राप्तियों के पश्चात आरबीआई को लौटा देती है। राजस्व घाटा, इसे चालू घाटा भी कहते हैं। राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय होता है। प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन हेतु राज्यों को अनुदान। राजकोषीय घाटा, इसे वित्तीय घाटा भी कहते हैं, फिजिकल डिफिसिएट। यह बजटीय वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता को दर्शाता है। संपूर्ण देयता इक्वल टू आंतरिक ऋण प्लस विदेशी ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस अन्य देयताएं। राजकोषीय घाटा इक्वल टू बजटीय घाटा प्लस सरकारी दायित्व इक्वल टू हो जाएगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस न सृजित करने वाली प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व। पूंजी घाटा इक्वल टू पूंजी प्राप्ति माइनस पूंजी व्यय। मौद्रिकृत घाटा, तो वह राजकोषीय घाटा का वो भाग होता है जिसकी वित्तीय व्यवस्था आरबीआई द्वारा ऋण के रूप में हो। हिनात प्रबंधन, सरकारी बजटीय व्यवहार से उत्पन्न घाटा तथा नियोजित या
जानबूझकर सृजित घाटा को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। राजकोषीय समेकन तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की दिशा में FRBM एक्ट 2003 एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम है। प्रमुख इसकी विशेषता क्या है, तो राजकोषीय क्रियाशीलता में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, केंद्रीय सरकार द्वारा राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को करने के लिए प्रभावी कदम उठाना। केंद्रीय सरकार द्वारा राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाना। सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त किसी और प्रकार से RBI से उधार नहीं लेना। वर्ष 2006-07 से RBI भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का प्राथमिक ग्राहक नहीं होगा। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लागू किया है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। यानी मान लो कि किसी कंपनी में सरकार का पूरा 100% अधिकार है, उसमें से अगर जो किसी को 25% अधिकार बेच देती है तो ये क्या होगा, विनिवेश हो जाएगा। इसी को कहते हैं विनिवेश। तो 10 दिसंबर 1999 को अलग विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया। उद्देश्य क्या है इसके गठन का, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास में तेजी लाने तथा सरकार की व्यय क्षमता में वृद्धि के लिए सार्वजनिक विनिवेश का कुशल प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय निवेश कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय के कुशल प्रबंधन तथा उपयोग के लिए नवंबर 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया। व्यावसायिक रूप से इसका प्रबंधन UTI कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, SBI कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड तथा LIC कोष प्रबंधन कंपनी लिमिटेड द्वारा सरकार को टिकाऊ लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह कोष सार्वजनिक लेखा का भाग है। भारतीय कर व्यवस्था, तो भारतीय कर व्यवस्था कौन कौन सी देख लेते हैं। कर, उपकर तथा अधिभार। तो कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान जिसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को कर आधार से संबंधित होने के कारण देता है। उपकर क्या होता है यानी सेस क्या होता है, कर के साथ ही उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर। हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। अधिभार क्या है, सरचार्ज क्या होता है, यह कर के ऊपर कर है जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। कर, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है, आय कर आता है, निगम कर आता है, संपदा शुल्क आता है, पूंजी लाभ कर आता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में कस्टम शुल्क आता है तथा GST आती है। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, ऐसे कर जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरे पर टाला न जा सके, अर्थात कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़े जिस पर कर लगाया गया है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आपने जो भी 25-30 हज़ार रुपये कमाया महीने का और उसमें से आपको एक मिनिमम अमाउंट टैक्स के रूप में कटता है तो वो आपका प्रत्यक्ष कर हो गया। जबकि जो आपने सामान लिया दुकान से तो उस पर भी टैक्स लगता है, वो इनडायरेक्टली टैक्स होता है, जिसको आप पे तो करते हैं लेकिन आप डायरेक्ट नहीं पे करते, इनडायरेक्ट पे करते हैं।
आयकर किसी व्यक्ति विशेष की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया गया कर। इसकी वसूली केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अंतर्गत कर विभाग द्वारा की जाती है। भारत में आयकर अवक्रमिक प्रणाली जो कि प्रगतिशील तथा अनुपातिक का मिश्रण है पर आधारित है। भारत में आयकर अवक्रमिक प्रणाली जो कि प्रगतिशील तथा अनुपातिक का मिश्रण है पर आधारित है। यानी जो जिस हिसाब से पैसा कमाता है उसी हिसाब से उस पर कर लगता चला जाता है। एक समान किसी पर कर नहीं लगता है, क्योंकि आप अडानी पर और एक नॉर्मल आदमी पर एक समान कर नहीं लगाया जा सकता। अडानी की पूंजी ज़्यादा है तो उन पर कर ज़्यादा लगेगा, जबकि नॉर्मल आदमी की पूंजी कम है तो उस पर उसी हिसाब से कर लगेगा। इसका यही मतलब है। निगम कर किसी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। संपदा कर किसी व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर संपत्ति कर कहलाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर जिसे मैट कहते हैं, यह कंपनी के सकल लाभ के उस भाग पर लगाया जाता है जिस पर निगम कर का भुगतान न हुआ हो। पहली बार वर्ष 1997-98 में निगम कर की चोरी रोकने के लिए इसे लगाया गया था। यह एक प्रत्यक्ष कर है जिसे शून्य लाभ बताकर करों को बचाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है। वस्तुतः कंपनियां वास्तविकता में लाभांश अर्जित करती हैं, लेकिन कर बचाने के लिए शून्य लाभ बताती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों की उगाही से जुड़े सभी मामलों के निपटाने के लिए सीबीडीटी की स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अधीन की गई है। अप्रत्यक्ष कर कौन होते हैं? तो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया गया ऐसा कर जिसके बोझ को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है, अर्थात इसमें कराघात तथा करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया। सीमा शुल्क यह देश से होने वाली आयात निर्यात पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड सीबीसी कस्टम ड्यूटी से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर लगने वाला कर जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता वहन करता है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू है। कौन? जीएसटी। वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो कि 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को कर की 5 अलग अलग दरों के समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये कर की दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। जीएसटी से संबंधित नए अनुच्छेद कौन कौन है? तो अनुच्छेद 246 है। यह जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 269 है। अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन करता है। अनुच्छेद 279 ए अनुच्छेद 279 ए जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था करता है। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन है? तो केंद्रीय कर, राज्य कर। केंद्रीय कर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। राज्य कर में राज्य वैट या बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, क्रय कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी, शर्त तथा जुए पर कर। जीएसटी केंद्रीय तो जीएसटी में तीन तरीके में बांटा गया है।
एक तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है, दूसरा है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, तीसरा है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है। CGST से प्राप्त राजस्व पर पूर्णतः केंद्र सरकार का अधिकार है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकार रखती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी IGST इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, यह दो राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। GST से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन कौन है? तो मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन आदि, विद्युत। GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति एक GST परिषद का गठन करेगा जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे इसके। किसी राज्य के वित्त मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री सदस्य होंगे तथा राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होंगे। नोट: वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं, दरों, प्रक्रिया, संगणना एवं नियमन विनियमों में GST परिषद द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। GST में जो भी परिवर्तन करना होगा GST परिषद ही करेगी। सक्षम परियोजनाएं: यह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क तंत्र एकीकरण परियोजना है जिसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क सिंगल विंडो इंटरफेस यानी SWIFT के विस्तार तथा डिजिटल इंडिया एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के तहत बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई करदाता अनुकूल पहलों को मदद प्रदान करना है। सक्षम परियोजना के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के साथ एकीकृत हो सकता है जिससे यह पंजीकरण, भुगतान तथा GSTN सिस्टम द्वारा भेजे गए अन्य डेटा को प्रसंस्कृत कर पाएगा। चलिए महत्वपूर्ण समितियां तथा आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है ये देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव इसने दिया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केलकर समिति अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से संबंधित है। काका केलकर पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी। कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमाने के उद्योग हेतु सुझाव से संबंधित है। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। SS तारपोरकर समिति पूंजी खाते के परिवर्तनशीलता से संबंधित है। सचर समिति 2 मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से संबंधित है। सुगनगल्लू समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापन के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु यह समिति गठित की गई थी। दीपक पारेख समिति आधारिक संरचना के वित्तीयन हेतु गठित की गई थी। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। जस्टिस
MB शाह समिति काले धन पर गठित हुई थी। GSR सुब्रमण्यम समिति पर्यावरण, वन, वन्यजीव, जल और हवा के संरक्षण और संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। TSR सुब्रमण्यम समिति नई शिक्षा नीति पर गठित हुई थी। रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के लिए सर्वोत्तम तकनीकी सिफारिश करना, इससे संबंधित है। DR गाडगिल कृषि वित्त से संबंधित यह थी। रतन बी पटल समिति भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित थी। चलिए मुद्रास्फीति क्या होता है ये देख लेते हैं। तो मुद्रा स्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु उसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि न हो तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रा की क्रय शक्ति का गिरना प्रदर्शित करेगी, क्योंकि इस स्थिति में पहले की अपेक्षा मुद्रा से कम की ही क्रय किया जा सकेगा तथा मूल्य स्तर की कमी मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि को प्रदर्शित करेगी। तात्पर्य यह है कि मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। मुद्रास्फीति इक्वल टू होता है 1/, वस्तु मूल्य। मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में वृद्धि के कारक। मांग पक्ष से संबंधित कारक क्या कौन है? तो लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी, बैंक द्वारा ऋण ब्याज दर में कमी, बैंक द्वारा लोगों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि आदि। आपूर्ति पक्ष से संबंधित कारक तो उत्पादकता में कमी, आयात में कमी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि आदि। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमत दर्शाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव कौन कौन है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी, कृषक, उत्पादक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग, व्यापारी वर्ग इत्यादि को लाभ पहुंचता है। साथ ही सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार, करारोपण इत्यादि में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशनभोगी वर्ग तथा जिनके पास संपत्ति के रूप में बांड या डिवेंचर हो को हानि होती है। सार्वजनिक बचत, निर्यात इत्यादि में कमी आती है। मुद्रास्फीति से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा विकास में बाधा पहुंचती है। मुद्रास्फीति आय तथा धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है। मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय कौन कौन हैं? तो बैंकों द्वारा संकुचित मौद्रिक नीति अपनाकर, जैसे बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय, CRR तथा SLR में वृद्धि, संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग जिसमें करारोपण में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी, घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर रोक, आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करना तथा निर्यात में कमी, संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध आदि। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है, यानी डिफ्लेशन कहलाता है, डिसइंफ्लेशन। भारत में मुद्रास्फीति के मापन के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे प्रमुख मूल्य सूचकांक कौन कौन है? तो थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, यह व्यापार के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं के थोक बिक्री की कीमतों में औसत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है। इसके पश्चात क्रमशः
प्राथमिक वस्तुओं तथा ईंधन और विद्युत के भारांश हैं। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2011-12 है तथा इसकी वस्तु टोकरी में 697 वस्तुएं शामिल हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। इसे प्रदर्शित करने वाले मूल्य सूचकांक हैं, चलिए देख लेते हैं। तो मूल्य सूचकांक दाएं साइड में दिया गया, आधार वर्ष बीच में दिया गया, संकलन और प्रकाशन कौन करता है इसका, ये राइट साइड में दिया गया है। तो मूल्य सूचकांक में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईडब्ल्यू औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। 2016 इसका आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सीपीआईएल कृषि मजदूर द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। 1986-87 इसका आधार वर्ष है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है। सीपीआईआरएल ग्रामीण श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। इसका आधार वर्ष 1986-87 है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। CPI-R+U यानी इन दोनों को ले लिया है, रूरल अर्बन को दोनों को। यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार के सूचकांकों का मिश्रण होता है। इसे नव उपभोक्ता सूचकांक भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2011 से शुरू किया गया। इसका आधार वर्ष 2012 है। इसका संकलन शहरी क्षेत्रों में NSSO तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका यानी CSO द्वारा। नोट: अक्टूबर 2020 में CPI-IW के परिवर्तित आधार वर्ष 2001 को बदलकर 2016 किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयोग। तो मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेत के रूप में सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण तथा कीमत स्थिर निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ता निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में RBI CPI संयुक्त को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक मान रहा है। आवास मूल्य सूचकांक यानी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इसका उद्देश्य आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखना है। इसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। इसे NHB रेसिडेंस भी कहा जाता है। इसका आधार वर्ष 2012-13 है। GDP डिफ्लेटर। यह स्फीति मापने का बहुत उपयुक्त तरीका है क्योंकि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को लिया जाता है। तो GDP डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इक्वल टू 100। मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति की सर्वथा विपरीत स्थिति जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी होने से मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे चली जाती है। यह किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिचालन में संकुचन या मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति सामान्य स्तर से ज़्यादा हो जाती है और स्फीति से निपटने के लिए सार्वजनिक अतिव्यय एक प्रमुख उपाय है। स्टेगफ्लेशन
तो ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहें उसे स्टैगफ्लेशन कहलाती हैं। धीमी आर्थिक विकास, अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति, मुद्रास्फीति तथा सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। रिसेशन किसे कहते हैं? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें मांग कम हो, वास्तविक उत्पादन बढ़ नहीं रहा हो तथा बेरोजगारी बढ़ रही हो, रिसेशन कहलाती है। तथा वह स्थिति जिससे रिसेशन नियंत्रण के उपाय विफल हो जाते हैं तथा अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी एवं अति निम्न उत्पादन से ग्रस्त हो जाती है, मंदी कहलाती है। जनसंख्या देखते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात यानी 1, 2, 4, 8, 16 में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात 1, 2, 3, 4 में बढ़ती है। माल्थस का जनसंख्या संबंधित सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है। इस संदर्भ में C.P. ब्लेंकर का सिद्धांत सर्वमान्य है, जो इस प्रकार है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के निष्कर्ष: अवस्था, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि तथा आकार। तो प्रथम अवस्था कृषि प्रधान स्वरूप होती है, ऊंची जन्म दर होती है, मृत्यु दर भी ऊंची होती है। जनसंख्या वृद्धि तथा आकार कैसा होता है? तो स्थिर या फिर बहुत धीमी होती है। द्वितीय अवस्था तो विकास की ओर अग्रसर होता है। यह अवस्था ऊंची जन्म दर होती है, मृत्यु दर गिरना प्रारंभ हो जाता है, तीव्र वृद्धि होती है। इसमें जनसंख्या विस्फोट इसे कहते हैं, द्वितीय अवस्था को। तीसरी अवस्था औद्योगिक तथा कृषि विकास, जिसमें भारत भी आता है। जन्म दर में कमी, तेजी से गिरना, किसमें? मृत्यु दर में। जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पर जनसंख्या की भयावह स्थिति रहती है, इसमें भारत आता है। तीसरी अवस्था में भारत इस समय है। चौथी अवस्था उच्च विकास, जिसमें यूरोपीय देश आते हैं। नियंत्रित तथा नीची दर होती है, जन्म दर तथा मृत्यु दर नियंत्रित तथा नीची दर होती है। इसमें स्थिर जनसंख्या तथा गिरने की संभावना होती है जनसंख्या की। पांचवी अवस्था है पूर्ण विकास की अवस्था, अत्यंत नीची जन्म दर होती है तथा नीची मृत्यु दर होती है, आकार में कमी होती है। इसमें जनसंख्या से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं। तो कौन कौन है? मृत्यु, मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR। मातृत्व मृत्यु दर गर्भावस्था में संबंधित कारणों से प्रति 1 लाख जीवित जन्म या गर्भसमाप्ति के 42 दिनों के भीतर मरने वाली माताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 से 13 में भारत में मातृत्व मृत्यु दर 167 थी। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म में शिशुओं की संख्या की तुलना में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013 में भारत में शिशु मृत्यु दर 40 थी। बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या की तुलना में 0 से 5 वर्ष के बीच मृत्यु बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। संपूर्ण प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल यानी 15 से 49 वर्ष में पैदा हुए बच्चों की संख्या को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। वर्ष 2013 में यह दर 2.3 थी, इस समय तो 2 पर आ गई है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्षों के
आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्याओं को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 919 है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आश्रितता अनुपात कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के बीच अनुपात को आश्रितता अनुपात कहा जाता है। आश्रितता अनुपात में 0 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष या इससे ऊपर की जनसंख्या शामिल होती है, यानी ये कोई काम धाम नहीं करते हैं, नौजवानों पर आश्रित रहते हैं। साक्षरता दर लिटरेसी रेट साक्षरता दर 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की गई है, जो एक निश्चित समय अवधि में एक छोटे से साधारण वाक्य को समझने के साथ साथ लिख व पढ़ सकते हैं। कितनी बेकार सी परिभाषा है। भारतीय जनसंख्या भारतीय भूभाग में, जो कि विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जा रही है। 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया। भारत परिवार नियोजन को सरकारी नीतियों के रूप में शुरू करने वाला पहला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% एवं महिला साक्षरता 65.46% है। भारत में धार्मिक जनगणना के आंकड़े तो हिंदू जनसंख्या प्रतिशत, धार्मिक जनसंख्या प्रतिशत। तो देखते हैं हिंदू में प्रतिशत कितना है, तो 79.8% हिंदू है। ईसाई 2.3% है, सॉरी पहले पे हिंदू है 79.8%, दूसरे पे मुस्लिम है 14.2%, फिर ईसाई है 2.3%, चौथे पे सिख 1.7%, पाँचवें पे बौद्ध 1.75 पाँचवें पे बौद्ध 0.7% पे, तथा जैनियों की संख्या 0.4%, अन्य 0.7%। तो सबसे कम जैनी है भारत में। विश्व में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या है। जनसंख्या नीति 2000 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रारूपों को तैयार करने वाले पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इस नीति के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति को प्राप्त कर लेना प्रस्तावित था, लेकिन भारत के कुछ राज्यों कौन कौन जैसे उत्तर एवं मध्य भारत की कुल प्रजनन दर TFR जिसे कहते हैं कि 2.1 के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाने के कारण स्थिर जनसंख्या के लक्ष्यों को बढ़ाकर वर्ष 2070 कर दिया गया है। प्रमुख उद्देश्य इसके क्या हैं? जो जनसंख्या नीति आई है 2000, शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति 1000 जीवित जन्म से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मातृत्व मृत्यु दर को 100 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा 80% तक
संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आशा किसे कहते हैं? तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है जिसे समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। यह महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल करती हैं तथा जांच के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्र ले जाती हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण तथा स्वास्थ्य के विषय में सलाह देती हैं। आशा का कार्य प्रसव कराना नहीं होता। आशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, जननी सुरक्षा योजना आदि से जुड़ी है। नगरीकरण। किसी क्षेत्र नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में गत्यात्मक परिवर्तन को ही नगरीकरण कहते हैं। नगरीय क्षेत्र। तो जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। कौन कौन? एक वैधानिक नगर, दूसरा जनगणना नगर। वैधानिक नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से हैं जहाँ नगरपालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट यानी छावनी बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हों। जनगणना नगर से तात्पर्य ऐसे सभी क्षेत्रों से जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं। कौन कौन? जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% के कृषि कार्य में संलग्न हो, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे नगर को जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक है शहर की संज्ञा दी जाती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय या फिर शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य और वही क्रम में क्रमशः हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। महानगर। जिस नगर या फिर शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो उसे महानगर कहते हैं। भारत में प्रमुख महानगर निम्नलिखित है: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पणजी, त्रिवेंद्रम आदि। भारत के प्रमुख महानगर घटते क्रम में तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 18.41 मिलियन, दिल्ली में 16.31 मिलियन, कोलकाता में 14.11 मिलियन तथा चेन्नई में 8.7 मिलियन। भारत के 10 लाख या अधिक यानी 1 मिलियन प्लस जनसंख्या वाले नगर 2011 की जनगणना के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में 7 हैं। कौन कौन? कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। केरल में 7 हैं: कोच्चि, कोझिकोड, त्रिशूर, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोल्लम। महाराष्ट्र में 6 हैं: ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, वासर विरार सिटी, औरंगाबाद। मध्य प्रदेश में 4 हैं: इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। गुजरात में भी 4 हैं: अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट। तमिलनाडु में 4 हैं: चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में 3 हैं: हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा। झारखंड में भी 3 हैं: जमशेदपुर, धनबाद, रांची। राजस्थान में भी 3 में: जयपुर, जोधपुर, कोटा। पंजाब में 2 हैं: लुधियाना, अमृतसर तथा बिहार में 1 है: पटना। जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44 है, जबकि 2001 में 35 थी। जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। मेगा सिटी किसे कहते हैं? तो ऐसे नगर या शहर जिनकी कुल नगरीय सकल जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो मेगा सिटी कहते हैं। भारत में प्रमुख मेगा सिटी है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता।
गरीबी सामान्यतः जब लोगों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास तक की भी पूर्ति नहीं हो पाती तो ऐसी स्थिति को गरीबी कहा जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। अर्थशास्त्री रेनगर नार्से ने कहा है कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। तो हम लोग तो ये छोटे से सुनते हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं है वो गरीब है। सामान्यतः गरीबी दो प्रकार की होती है। निरपेक्ष गरीबी एक ऐसी दशा है जो बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना के गंभीर अभाव को दर्शाता है। निरपेक्ष गरीबी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन 1995 में परिभाषित किया गया तथा यह कोपेनहेगन घोषणा पत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। इस तरह की गरीबी सामान्यतः विकासशील देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। लॉरेंज वक्र क्या है? तो किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। यह समाज में आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप हेतु एक ज्यामितीय विधि है। यह वक्र निरपेक्ष रेखा से आय के वास्तविक वितरण के विचलन को दर्शाता है। तो आदर्श आय वितरण रेखा निरपेक्ष समानता रेखा, जो बीच वाली है निरपेक्ष समानता रेखा है ये वाली, और ये है लॉरेंज रेखा। ये वास्तविक आय वितरण रेखा है, ये वाली जो है ये वास्तविक आय वितरण रेखा है, विषमता का सूचक है। और ये वाला जो है ये वास्तविक आय वितरण का रेखा है, ये वाला जिसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। इधर कुल आय का संचयी प्रतिशत दिखाया गया 0 से 100 तक, जबकि इधर आय प्राप्तकर्ता के संचयी प्रतिशत दिखाया गया है 0 से 100 तक। गिनी गुणांक क्या होता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के गणितीय मान को गिनी गुणांक कहते हैं। लॉरेंज वक्र जहाँ सिर्फ यह बताता है कि असमानता घट रही है या बढ़ रही है, वहीं गिनी गुणांक यह भी बताता है कि असमानता कितनी बढ़ रही है या घट रही है। ऊपर दिए गए चित्र में गिनी गुणांक G = छायांकित क्षेत्र Z अपान समांतर रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी इसकी बात कर रहा है। ये Z इसको मान रहा है और संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब ये कोण AB और C मान रहा है, ये वाला। इसी को गिनी गुणांक कहेंगे। गिनी गुणांक अगर 0 का अर्थ है पूर्ण समानता है और गिनी गुणांक 1 का अर्थ है कि पूर्ण असमानता है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां हैं। भारत के संदर्भ में गरीबी। भारत में गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय है। भारत में आज़ादी के बाद प्रथम बार 1971 में दांडेकर रथ फार्मूले के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। 1979 में अलग समिति की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 24 कैलोरी, जबकि शहरी में 21 कैलोरी। अलग समिति पर बनाई गई थी।
1989 में गठित लकड़ावाला समिति द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया। भारत में गरीबी के आकलन के संदर्भ में क्रियाविधि के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। पुनः योजना आयोग द्वारा 2012 में श्री रंगराजन समिति का गठन किया गया, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत की 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार यह संख्या 21.9% थी। इस अंतर का कारण इस समिति द्वारा गरीबी निर्धारण हेतु उपयोग लाई गई अलग अलग विधियां थीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के 68वें दौरे के आंकड़े 2011-12 के अनुसार भारत के छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात 39.93% है। इसके पश्चात झारखंड 36.96%, मणिपुर 36.89%, अरुणाचल प्रदेश 34.67% तथा बिहार 33.74%। सबसे कम निर्धन गोवा है 5.09%। उसके बाद केरल है 7.05%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 8.06%, फिर सिक्किम 8.19% जैसे राज्यों में है। गरीबी के यह आंकड़े तेंदुलकर विधि द्वारा परिकल्पित किए गए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI की अवधारणा को UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित किया गया। बहुआयामी गरीबी निर्देशन के 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर के अंतर्गत 10 संकेतक शिशु मृत्यु दर, पोषण, स्कूल में नामांकन, विद्यालयी शिक्षा, संपत्ति, खाना बनाने का ईंधन, आवास, विद्युत, जल एवं शौचालय शामिल है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। उधर जो समितियां गठित हुई थी पॉवर्टी के लिए, उसको यहाँ पर एक जगह देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे पहले दांडेरकर समिति 1971 में आई थी, फिर अलग समिति 1979 में आई थी, फिर लकड़ावाला समिति 1989 में आई, उसके बाद रंगराजन समिति 2012 में आई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसे सूचकांक जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भूख को मापने तथा उस पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स फार्मूले के घटक हैं लोगों के अल्प पोषण, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के जिनकी वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर। इसमें है बेरोजगारी। जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करता है लेकिन वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम पाने में अक्षम रहता है तो इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य रूप से 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं है तो उन्हें बेरोजगार माना जाता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। भारत में असंगठित क्षेत्र द्वारा अधिकांश रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगार तथा शहरी क्षेत्रों में ठेके पर बहाल मजदूर आदि शामिल किए जाते हैं। बेरोजगारी के कौन कौन प्रकार हैं तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। इस अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उत्पादन में उनका योगदान नगण्य होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यदि देश की उत्पादकता
तक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हों और आम शक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता हो तो इस समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान अथवा बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाले अल्पकालिक गिरावट के फलस्वरूप उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी अपनी इच्छा से बेरोजगार है। जब लोग वर्तमान वेतन दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा रखता हो किंतु कार्य की उपलब्धता न हो तो इस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी जब हम नियोजित व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन लोगों से होता है जो वर्ष भर काम करते हैं। कृषि जैसे क्षेत्र में काम मौसमी होता है, लेकिन कृषि संबंधी गतिविधियां वर्ष भर चलती रहती हैं। जैसे फसल कटाई के समय बीज बोने, फसल उगाने, निराई करते समय ज़्यादा काम करने वालों की आवश्यकता होती है। इस कारण ऐसे समय में रोजगार बढ़ जाता है। एक बार जब यह कार्य खत्म हो जाते हैं तो कृषि क्षेत्र से जुड़े कामगार विशेषकर भूमिहीन बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। घर्षण जनित बेरोजगारी यह स्थिति उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है। इस बीच की अवधि में व्यक्ति अस्थायी रूप से बेरोजगार रह जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं। एनएसएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी मापने के लिए 3 विधियां अपनाई जाती हैं। कौन? तो सामान्य स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर तथा चालू दैनिक स्तर। प्रमुख सरकारी योजनाएं तथा कार्यक्रम। तो गारंटी कानून कार्यक्रम यानी मनरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। प्रमुख प्रावधान। तो यह कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो कि अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसके लाभार्थियों को कम से कम 33% महिलाएं होंगी। सूखा प्रभावित जिलों में रोजगार के अवसरों की संख्या 150 दिन हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह अधिनियम देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी प्रदान करता है जो कि 10 सितंबर 2013 से प्रभावी है। प्रमुख प्रावधान। तो इसके अंतर्गत पात्र व्यक्ति को 1 या 2 या 3 किलो सहायकी दर पर 5 किलोग्राम मोटा अनाज प्रति गेहूं चावल प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पारिवारिक महिला मुख्य अन्यथा परिवार के वरिष्ठ सदस्य के नाम पर राशन कार्ड जारी किए जाने का प्रावधान किया गया। अंत्योदय अन्न योजना को इसमें शामिल कर लिया गया है और इस योजना के पात्र परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है। यह 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम है। इसमें दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंग स्थिति में बीमित राशि मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता में 2 लाख, आंशिक अपंगता में 1 लाख का भुगतान किया जाता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है। 330 वार्षिक प्रीमियम इसमें दे है। 2 लाख का जीवन बीमा होता है इसमें। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु तक के लोगों को शामिल हो सकते हैं इसमें। 60 वर्ष की उम्र तक मासिक प्रीमियम जमा कराना होगा इसमें। 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्रीमियम के अनुसार मिलेगी। नए नियम के अनुसार अंशदाता मासिक, तिमाही अथवा छमाही आधार पर योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु 15 अगस्त 2014 को घोषणा तथा 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ किया गया। इसे सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJDY को ओपन एडेड योजना में बदलकर जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कौन कौन? इस योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों की ओवरड्राफ्टिंग की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 2 गुना अर्थात 10,000 कर दिया गया है। नए रुपए कार्ड धारकों यानी 28 अगस्त 2018 के बाद योजना के अंतर्गत खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। अब इसमें योजनाएं दी गई हैं, तो योजनाएं एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। नहीं, अगर जो देखना चाहें आप लोग तो फिर देख लीजिए। मैं ऐसे रख देता हूँ, आप लोग पोज कर करके देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का सौभाग्य या सौभाग्य जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या फिर सौभाग्य प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी सभी इच्छित परिवारों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना है। मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 द्वारा किए जाने वाले प्रावधान हैं। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2018 के अंत तक चिन्हित परिवारों के विद्युतीकरण को पूरा करना है। इस योजना में सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों को सौर विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक संबंध। तो भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का अर्थ है एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन। इनका लेन देन जिसमें खाते में दर्ज किया जाता है उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के खाते आते हैं। एक तो चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता।
चालू खाता, चालू खाते का विभाजन दृश्य या फिर व्यापार खाता तथा अदृश्य खाता में किया जाता है। व्यापार खाता या फिर दृश्य खाता, इस खाते में वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कॉफी, चाय, ज्वेलरी, जूट, पेट्रोलियम आदि। यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार शेष तथा निर्यात आयात से कम हो तो प्रतिकूल व्यापार शेष या फिर व्यापार घाटा की स्थिति कहलाती है, इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अदृश्य खाता, इस खाते के अंतर्गत निजी अंतरप्रेषण, निवेश, आय, लाभ राशि, रॉयल्टी आदि, सॉफ्टवेयर सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं, पर्यटन सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, संरचना, परिवहन आदि आते हैं। पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता किसी देश के पूंजीगत आय व व्यय को प्रदर्शित करता है। यह किसी अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक निवेश के शुद्ध प्रवाह से संबंधित है। विदेशी वाणिज्यिक उधार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजीगत खाते के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, IMF व OECD के अनुसार किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश की कंपनी में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। यदि विदेशी निवेश को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक साधारण शेयर या वोटिंग शेयर प्राप्त हो जाएं, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस प्रकार किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ, विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि, विदेश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेहतर प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में वृद्धि। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI, इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर, ऋण पत्र, बांड जैसे वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया जाता है। इसमें निवेश का कंपनी के व्यापार में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें निवेशक का कंपनी के व्यापार में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा धारित विदेशी मुद्रा के भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। भारत के विदेशी विनिमय कोष के घटक हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार यानी SDR, बुलियन यानी RBI के पास जमा सोना, IMF के पास रिजर्व अंश। विनिमय दर एक्सचेंज रेट, देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त विदेशी मुद्रा की मात्रा को देशी मुद्रा की विनिमय दर कहा जाता है। देशी मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले प्राप्त कई विदेशी मुद्राओं का भारित गुणोत्तर औसत को नाममात्र प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर किसी राष्ट्र की मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करने के लिए अन्य प्रमुख देशों की मुद्राओं के एक इंडेक्स या बास्केट के सापेक्ष देश की मुद्रा का भारित औसत है। विनिमय दर की व्यवस्था, यदि मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण एवं समायोजन किसी शक्ति प्रशासनिक निकाय के पास हो तो इसे स्थिर विनिमय दर व्यवस्था कहा जाता है। जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की मांग व आपूर्ति द्वारा हो पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति न हो तो इसे प्लवित विनिमय दर व्यवस्था कहा जाता है। यदि विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा हो लेकिन विषम परिस्थितियों में इसके प्रबंधन की दिशा में प्रशासनिक निकाय भी हस्तक्षेप कर सके तो इसे प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं। भारत में प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था लागू है। विनिमय दर में परिवर्तन, विनिमय दर में बाजार प्रेरित वृद्धि को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई वृद्धि जो कभी कभी बड़ी मात्रा में की जाती है को अधिमूल्यन यानी रिवैल्यूएशन कहते हैं। विनिमय दर में बाजार प्रेरित गिरावट को मूल्य ह्रास कहा जाता है। प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती को अवमूल्यन
कहा जाता है। भारतीय रुपये का 1949 में, 1966 में और 1991 में अवमूल्यन किया गया था, यानी 3 बार अवमूल्यन किया गया है। अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव: निर्यात में वृद्धि होती तथा आयात महंगा हो जाता है। व्यापार घाटा कम होता तथा व्यापार संतुलन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चालू खाता घाटा में भी कमी आती है क्योंकि अवमूल्यन से अदृश्य खाता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। एफडीआई तथा पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है। परिवर्तनीयता: बाजार परिवेश में मुक्त सौदेबाजी के आधार पर निर्धारित विनिमय दर के अनुसार किसी देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा से विनिमय की स्वतंत्रता को परिवर्तनीयता कहते हैं। वर्ष 1993 से रुपया व्यापार खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय कर दिया गया। 1994 से पूरे चालू खाते में रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया गया। पूंजी खाते में परिवर्तनीय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एस तारपोरकर अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 1997 में दी गई सिफारिशों में समिति ने कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति पर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संस्तुति की। वर्तमान में भारत में पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तन लागू है। देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम एफईआर के स्थान पर वर्ष 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को देखते हुए वर्ष 2002 तक पुराने विवाद यानी एफईआर के तहत ही निपटाए जाते रहे। फेमा के अंतर्गत दोष सिद्ध का दायित्व परिवर्तन एजेंसी पर होगा, जबकि फेरा के अंतर्गत यह दायित्व व्यक्ति पर था। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी एडीआर तथा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में विदेशों से पूंजी एकत्र करने के उद्देश्य से एडीआर तथा जीडीआर को जारी करने की अनुमति दी गई थी। एडीआर अमेरिकी बैंक द्वारा निवेशकों को विदेशी कंपनियों के शेयर के बदले जारी किए जाते हैं। जीडीआर को भी एडीआर की तरह जारी किया जाता है, पर जहां एडीआर को अमेरिका शेयर बाजार में व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं जीडीआर की लिस्टिंग गैर अमेरिकी शेयर बाजार में होती है। क्षेत्रीय व्यापार समझौता आरटीएस। क्षेत्रीय व्यापार समझौता का सामान्य अर्थ होता है दो या दो से अधिक देशों या किसी क्षेत्र में स्थित सदस्य देशों के बीच पारस्परिक व्यापार समझौता। इसके निम्नलिखित स्तर होते हैं, जिन्हें आर्थिक एकीकरण का स्तर भी कहते हैं। अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत सदस्य देशों के बीच कुछ उत्पादों पर प्रशुल्क यानी टैरिफ कम करने पर सहमति बनती है। मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए सदस्य देशों से होने वाले व्यापार पर प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त कर दी जाती हैं, जबकि अन्य देशों के साथ व्यापार अपने टैरिफ दरों पर होता है। उदाहरण के लिए एसएएफटीए। सीमा शुल्क संघ। सदस्य देशों के बीच हर प्रकार के प्रशुल्क समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गैर सदस्य देशों के साथ सभी सदस्यों द्वारा एक समान प्रशुल्क नीति का पालन किया जाता है। साझा बाजार। सदस्य देशों के मध्य उत्पादकों के कारकों यथा श्रम तथा मुद्रा का मुक्त प्रवाह होता है। आर्थिक संघ। सदस्य देशों के बीच साझा व्यापारिक नीतियों नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उत्पादन के कारकों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित किया जाता है। सदस्य देश एकल मुद्रा भी अपना सकते हैं। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति 2000 में घोषित की गई थी। सेज नियमों द्वारा समर्थित सेज अधिनियम 2005 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला यानी गुजरात में स्थापित हुआ।
महारत्न कंपनियां देख लेते हैं तो भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल। चलिए बस यहीं तक था, पूरा इकोनॉमिक खत्म हो गया। अब उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वयन किया जाता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम के तहत किया जाता है। आंसर बी। राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर बाजार कीमत पर निर्भर घरेलू उत्पाद, या फिर उत्पादन लागत पर निर्भर घरेलू उत्पाद। तो इसमें कौन सा सही है? उत्पादन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी। गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? प्रथम, दूसरी, पांचवी या फिर चौथी? चौथी में, पांचवी में। यदि आरबीआई प्रसारित मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या करेगा? वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। 1-2 या फिर 2 या फिर 1-3 या फिर 1-2-3, इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से सही होगा आपका बस 2, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव, ऑप्शन ए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड, ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधक। तो कौन करता है? ये करता है बैंक ब्यूरो बोर्ड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। कौन शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन जोड़ता है? इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो सी सही है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय रिजर्व बैंक के पास निम्नलिखित व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन, बैंक गारंटी, अमानता राशि, या फिर नगद आरक्षित अनुपात। तो क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। राजस्व घाटे में से पूंजी सब परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, या फिर प्रभावी राजस्व घाटा। तो क्या पाते हैं?
बातें प्रभावी राजस्व घाटा। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, मोटेक सिंह अहलूवालिया, अरुण जेटली या फिर नरसिम्हा। तो कौन थे? विजय केलकर थे। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? निगमित कर प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विनिवेश प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां। तो विनिवेश प्राप्तियां नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? नेस्डैक सूचकांक, बीएससी सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। तो कौन सा लाया गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ऑप्शन है नागालैंड में कमी आई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंकित की है? तो किसमें की है? एक ये भी 1995 में। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नार्कसे से, एडम स्मिथ से। किससे संबंधित है? नार्कसे से। इसी के साथ पूरी इकोनॉमी आपकी समाप्त हुई। इसको बार बार आप लोग देखिएगा, आपको इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, करंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बजट आ गया, उस डाटा को आपको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।